हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि ये एनसीईआरटी वाले उसके आगे सब मजाक हैं। हम इससे बहुत ही बड़े बड़े भयानक क्वेश्चन कर चुके हैं। इतने साइंस की माइनस साइंस वाले लगाओ फॉर्मूला, लगे बड़े लाने में, लगे बड़े, जीरो आ ही नहीं रहा, जीरो आ ही नहीं रहा। तो भाई जीरो क्यों आएगा? हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और एडिशनल क्वेश्चंस, हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए थे। फिर मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी करने के लिए कहा था कि एनसीईआरटी की 3.3 और 3.3 और मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स करने हैं, सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और मैंने कहा था काफी हद तक हो भी जाएंगे। अब जिस बच्चे ने कोशिश करी उन्हें करने की, जिन जिन बच्चों ने उन्हें करने की कोशिश करी, हम ये मान लेते हैं कि वही बच्चे केवल और केवल 11वीं में पास होने वाले हैं। जो बच्चे अभी से सीख गए हैं काम चोरी करना, यानी होमवर्क नहीं कर रहे और एनसीईआरटी जैसी चीज को नहीं कर रहे, उनका 11th में पास होना बहुत मुश्किल है। हल्के में ले रहे होंगे ना? तो क्या कोई ऐसा है जो 11th में फेल होने वाला है? यानी कोई बच्चा था जिसने कुछ क्वेश्चन नहीं करे एनसीईआरटी के, मैंने होमवर्क दिए थे, यहाँ पर सब बच्चों ने कुछ ना कुछ ट्राई करा, सबको पास होना है। चलिए, तो एनसीईआरटी में 3.3 और मिसलेनियस के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनके नंबर बोलिए। पहले लिखते हैं, लो 3.3 के क्वेश्चन, हाँ 15, 22, ठीक है, और 14 इसी का, ठीक है। जो जो नहीं हुए साफ साफ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ट्राई करे मैडम? कुछ हुआ? कुछ इसी का 10th और 3.3 के क्वेश्चन ना हुए हो मिसलेनियस में? जो एग्जांपल हैं वो इत्तेफाक से हमने हाल फिलहाल में ही करे हैं सारे, क्योंकि सारे एग्जांपल्स मिसलेनियस के या तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा वाले हैं या 2 cos से cos b वाले हैं। वो 10 π/8 किया किसी ने? एक मिसलेनियस का एग्जांपल है 10 π/8 की वैल्यू, हमने sin π/8 निकालना सीख लिया था, हमने cos π/8 निकालना सीख लिया था, उन्हें डिवाइड कर दो 10 π/8 निकल जाता है, ठीक है ना? खैर बताओ, 3.3 में बस ये 4 क्वेश्चन बताने हैं मुझे, तो फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज में बताओ कौन कौन से। फर्स्ट, और रोहित कह रहा जो जो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे ये सब मेरे भी हैं, ये 7th। चलो कोई नहीं, करें शुरू। तो एक्सरसाइज 3.3 खोल लीजिए एनसीईआरटी में, उसमें 10th क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। और 10th मुझे पढ़ के बताओ क्या है। साइन n+1 इंटू में a x, फिर साइन n+2 इंटू में x, फिर प्लस यही चीज है कॉस में n+1 इंटू में x, n+2 इंटू में x। इक्वल में भी कॉस लाना है, कॉस x। अब ध्यान से देखो आप, तो साइन के साथ ना n+1 एंगल नहीं है केवल, उसके साथ में x भी एंगल है। तो अगर ये पूरी चीज a मान ली जाए, ऐसे ही साइन के साथ ये पूरा क्या हो गया? b। ये रहा a, ये रहा b, तो साइन a साइन b। सेम चीज यहाँ देखो, कॉस है तो ये पूरा एंगल a होना चाहिए ये वाला, और ये वाला पूरा एंगल b होना चाहिए। तो साइन साइन बी ना पढ़ के पहले यहां से पढ़ना शुरू, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, यानी ये वाला एंगल, इसकी इंटू कर दो एक्स की, एन एक्स प्लस एक्स माइनस बी एन एक्स माइनस 2x। ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर ऐसे बन रही है। अब इसको और सॉल्व करें तो एन एक्स से एन एक्स कट गया, एक्स माइनस 2x इज, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज, ओके 10th हो गया। 14 किसका पूछा था? चिराग ने। चिराग पढ़ के बताओ। साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x, ओके। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो प्लस वालों में हम साइन c प्लस साइन d लगाते थे, यहां भी लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा बीच में, क्योंकि इसके आगे 2 है। तो आप साइन c प्लस साइन d लगाओ, लेकिन इन दोनों में लगाओ। और क्या तरीका था साइन c प्लस साइन d का? या तो c प्लस d/2 होता है एंगल, या c माइनस d/2 होता है एंगल। और c प्लस d/2 से देखो ये वाला एंगल मिलेगा हमको। मैंने बोला था ना, जब भी साइन c प्लस साइन d 3 चीजों में लगता है, तो एक्चुअली में वो किसी 2 में लगता है, लेकिन जो 2 से वैल्यू आती है वो, और जो तीसरी बची हुई होती है, उनमें कुछ कॉमन निकलता है आमतौर पर। यहाँ भी निकलना चाहिए इन दोनों के फॉर्मूले लगने के बाद। चलिए LHS देखें, तो साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन ये प्लस ये 8x/2, यानी इंटू कॉस ये माइनस का 4x/2, यानी कॉस में माइनस आएगा तो प्लस ही आता है। अब प्लस का 2 साइन 4x ऐसे का ऐसा। अब मैंने आपसे कहा था कॉमन निकलना चाहिए, देखो साइन 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 के साथ में, तो 2 साइन 4x कॉमन लें तो बच्चा क्या, केवल क्या यहाँ बच्चा cos 2x और प्लस का 1। चिराग बाबू cos 2x का मामला खोल दो यहाँ पर, कौन सा वाला जिससे 1 कटे, 2 cos स्क्वायर x
-1 वाला और एक प्लस का 1 पहले से चल रहा है। रिया मैडम समझ में आ रहा है आपको? अब तो फॉर्मूले देखे देखे कैसे लग रहे हैं। तो ये 1 से 1 कट जाए अगर, तो इस 2 की 2 में हो जाएगी तो 4 आएगा। एक sin 4x बाद में चाहिए, पहले cos स्क्वायर x लिख देते हैं। लो, cos स्क्वायर x sin 4x। बताओ, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि ये एनसीईआरटी वाले, उससे आगे सब मजाक हैं। इससे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कर लिए हमने। तो ये सारे भले ही तुम्हें अब यहाँ इकट्ठे दिख रहे हैं एनसीईआरटी में आके, लेकिन हम इससे बहुत ही बड़े बड़े भयानक क्वेश्चन कर चुके हैं। 14 भी हो गया। ये किसने पूछा था 15वां? बोलो मैडम। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। हाँ, sin 5x माइनस sin 3x। ये वो क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया हुआ है, और एलएचएस भी सॉल्व कराया था, आरएचएस भी सॉल्व कराया था। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं एनसीईआरटी के नाम पे। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। तो cot 4x ऐसे का ऐसा, और यहाँ sin c प्लस sin d लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d कितना आएगा? 8x बाई 2 यानी 4x इंटू में cos ये माइनस ये बाई 2 यानी x। आप इस cot 4x क्या लिखोगे? cos 4x अपॉन sin 4x। sin 4x कट जाएगा, तो बचा केवल क्या? 2 के साथ में ये वाला cos 4x और ये के साथ में cos x। सही है, एलएचएस आ गया। अब मैंने आरएचएस भी सॉल्व करवाए थे। चलो cot को लिख देते हैं पहले ही, cos x अपॉन sin x, और यहाँ sin c माइनस sin d लगा देते हैं, जो कि होता था 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x sin ये माइनस ये बाई 2 यानी x। sin x से sin x कट गया। अब ये 2 पहले लिख लो, यहाँ पे पहले cos 4x है ना, तो यहाँ वाला भी cos 4x पहले लिख लो, और फिर cos x, और यहाँ LHS बराबर RHS। आया याद? कुछ क्लास में कराया था। ये था हमारा 15वां। 22वां किसने पूछा था? cot 3x बाहर ले लें। कैसे लेंगे? सब में थोड़ी है cot 3x, इन दोनों से ले लें। फिर 3x को 2x प्लस x वाला क्वेश्चन है ये। 3x को लिखेंगे 2x प्लस x, और दोनों जगह पे tan ले लो। अब cot तो ले नहीं सकते, cot का फॉर्मूला नहीं पता, दोनों जगह पे tan ले लें तो tan 3x। ये क्या हो जाएगा? tan 2x प्लस x। यहाँ फॉर्मूला खोल दें tan a प्लस b का, जो कि क्या आएगा? tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x। क्या ठीक है? अब ये पूरे क्वेश्चन को, मुझे तो आता है फॉर्मूला, लेकिन मैं तुम्हें उस क्वेश्चन को करवा दूंगा ना कॉट से, तुम कर लो एक और फॉर्मूला। मुझे तो आता है। कॉट में क्या होता है? a प्लस बी में कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपन कॉट बी प्लस कॉट ए आता, उसे तुरंत आ जाएगा आंसर। लेकिन फिर तुम होगे एक और फॉर्मूला, तो tan से कोशिश कर लेते हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन से tan की कॉट चाहिए हमें, तो सब जगह पे 1/1 कर ले। पूरे tan को कॉट में चेंज करने का तरीका ये तो है, जहां जहां tan है इन्हें सबको 1/, कॉट कर देते हैं लोग। 1/, में cot 3x, इन्हें चेंज करें तो, या इंटू करने हैं वैसे, ठीक है चलो। 1/, में cot 2x, 1/, में cot x अपॉन 1 माइनस 1/, में cot 2x इंटू 1/, में cot x। कैसे करेंगे? पहले तो एलसीएम लेंगे ना, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है? तो ये 1/, में cot 3x ऐसे कैसा, ये दोनों यहां पर आएंगे ना, cot 2x cot x माइनस 1। नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी नहीं एलसीएम लेके? आइए आइए नमस्ते। ये वाली वैल्यू एलसीएम लेके इससे कटेगी ना, लेकिन इससे कटने के लिए ऊपर तो एलसीएम लिया होगा, तो केवल क्या आया होगा? cot x प्लस cot 2x। अब ये दोनों इससे कट गए होंगे। अब सारा क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लग रहा है आंसर आता हुआ दिख रहा है कुछ। इसकी इंटू इसमें होगी तो पहले क्या आएगा? cot 3x के साथ में cot x प्लस इसकी इसमें होगी तो cot 3x के साथ में cot 2x इक्वल टू इसकी 1 में होगी तो cot 2x। सही है, लेकिन हमें आंसर में देखो प्लस का 1 चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू इधर लानी पड़ेगी और ये दोनों उधर। तो चेक करें, देखो देखो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है बस एक आंसर में, क्योंकि वो उस तरफ ही रहेगी। ये दोनों उधर जाएंगे तो cot 3x के साथ में cot x, ये रहा माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी इधर जाके 3x प्लस वाला माइनस का, तभी तो 1 प्लस का आएगा इधर। कर दो शफलिंग, ये समझ में आ गया मैडम? इस 1 को इधर लाओगे तो अकेला हो जाएगा, ये रहा प्लस का, और ये दोनों उधर भेज दो, तो ये वाली वैल्यू पहले ऐसी की ऐसी रहेगी, cot 2x ऐसे कैसा,
ये उधर माइनस में गया तो कॉट 3x के साथ में कॉट x, ये भी इधर माइनस में आया तो कॉट 3x के साथ में कॉट 2x। देखो ये वही वाली लाइन आ गई जो नीचे प्रूव करनी थी हमको, इसलिए पार्थ बाबू मैंने फॉर्मूला नहीं बताया दूसरा, क्योंकि तो जाना ही है इससे भी। ये था हमारा 22वां मिसलेनियस का पहला, तो नीचे भी हो जाएगा। बोलिए भाई साहब, 2 cos पाई बाई 13, हाँ, प्लस, हाँ हाँ। अब मुझे बताइए मधुर भाई साहब, जीरो कब आता है? या तो मल्टीप्लाई में जीरो हो, या फिर नहीं, नीचे ऊपर का तो चक्कर नहीं है इसमें, एक ही लाइन है ना, फ्रैक्शन तो है नहीं। या तो सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो और उसमें एक जीरो आ जाए, या तो, या फिर सारे प्लस माइनस में हो और सब आपस में काट दें एक दूसरे को। ठीक है, अब दो तरीके करने के इसको, या तो आप ये मल्टीप्लाई में है, इसे ही मल्टीप्लाई में ले आओ, यहाँ पे cos c प्लस cos d खोल दो, यहाँ पर 2 cos से cos भी खोल दिया होगा। कह रहा हूं ना, दो तरीके हैं, उन दो में मैं कह रहा हूं या तो आप यहाँ पे cos c प्लस cos d खोल दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन फायदा तभी होगा, फायदा जब यहाँ की मल्टीप्लाई और यहाँ की मल्टीप्लाई में कुछ कॉमन भी आए, तभी मानना फायदा हो रहा है। और नहीं तो आप यहाँ 2 cos से cos भी खोलो, ये मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा? प्लस माइनस में, और फिर वो प्लस माइनस वाले इन प्लस वालों से कटने चाहिए, लेकिन तब आंसर जीरो आएगा। बताओ कौन से वाले से करूं? मैंने कॉट लिख दिया, ठीक है, इससे करूं, इससे? चलिए भाई इससे आसान है, तो तेरा हुआ तो है नहीं, तू कैसे कह रहा आसान है? अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 आसान है, ठीक है। 2 cos a cos b इज cos a प्लस b। अब पाई और 9 पाई हो जाएगा 10 पाई बाई 13 प्लस cos a माइनस b, ये माइनस ये, 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अब प्लस का cos 3 पाई बाई 13 ऐसे के ऐसा, प्लस का cos 5 पाई बाई 13 ऐसे के ऐसा। अब मैंने आपसे कहा कुछ वैल्यू से कुछ कटनी चाहिए तभी जीरो आएगा। अब देखो जरा ये 10 पाई और देखो 3 पाई दोनों ऐड हो गए, पाई बन रहे नहीं बन रहे? मैंने पहले भी कराया क्वेश्चन ऐसे, जब 4-5 वैल्यू होती हैं तो पेयरिंग कैसे ढूंढी जाती है? दोनों को ऐड करके देखो पाई बन रहा होगा, इन दोनों से पाई बन रहा है, चेक करो ऐड करके, 10 पाई 3 पाई 13 पाई बाई 13 पाई आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करके, यानी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ये मतलब होता है इसका। तो अब हो जाएगा, अब पूरा ही कर दिए, वीडियो वाले बच्चे देख लेंगे बेचारे, ठीक है। तो cos 10 पाई बाय 13 को छोड़ दिया, इस वाले को लिखा क्या? पाई माइनस ये वाला 10 पाई बाई 13। ओके, अब मैं कह रहा हूं ये दोनों सेम है, तो इसे ऐसे उतार देते हैं लोग, cos 8 पाई बाई 13 प्लस, इसको चेंज करते हैं फिर क्या, cos पाई माइनस, ये दोनों पेयर थे तो ये वाला इक्वल टू पाई माइनस ये वाला एंगल, यानी 8 पाई बाई 13। अब देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसे cos पाई माइनस थीटा को आप माइनस का cos थीटा लिखोगे, यानी माइनस का cos 10 पाई बाई 13, और यहाँ प्लस का चल रहा है, देखो एक cos 10 पाई बाई 13, ये ऐसे कैसे चल रहा है, cos 8 पाई बाई 13। अच्छा, cos पाई माइनस 13 यहाँ फिर माइनस का आ जाएगा, cos 8 पाई बाई 13, तो ये वाला cos माइनस वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, जिसकी वजह से जीरो आ जाएगा। सही है, दो तरीके बोले थे मैंने, तुमने कहा इस वाले से करो, इससे भी कर सकते कि यहाँ पहले cos प्लस cos d खोल दें, मल्टीप्लाई में आएगा, उसमें से इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, बच्चे फिर cos प्लस cos d कुछ लग जाएगा, एक वैल्यू 90 बनती, जिससे सारे इंटू वाले जीरो हो जाते हैं, cos 90 बनता है एक जगह पर, वो जीरो होने के चक्कर में सारा आंसर जीरो हो जाता है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम नहीं भी तो 250-300 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, महीने भर में, इसलिए तुम्हें ये 25-30 क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। वरना बच्चों को, ये जो बच्चे, जो कुछ टीचर ऐसे हैं जो केवल एनसीईआरटी कराते हैं, उनके सर ने पहले एनसीईआरटी कराई ट्रिग्नोमेट्री की, और फिर एनसीईआरटी का रिवीजन करा रहे हैं उसको। अबे क्या मतलब है एनसीईआरटी करा के एनसीईआरटी का रिवीजन कराने का? भाई ये 50 क्वेश्चन पहले तुमने करवा दिया और फिर वही रटवा दिया दोबारा से। हमारी जिम्मेदारी होती है हम आपका दिमाग ओपन कर दें, बस आपको अलग अलग सोचने पर मजबूर कर दें, बस हमारी जिम्मेदारी ये है, ताकि जब वहां पे क्वेश्चन मिले आपके पास 4 तरीके होने चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर सकता हूँ, ये ऐसे ट्राई कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ। निश्चित ही उन चारों तरीकों में से एक तरीके से वो क्वेश्चन होगा। लेकिन जिस बच्चे ने करे ही केवल 10 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन है, उसका दिमाग कैसे ओपन हुआ होगा?
उसका दिमाग तो हो गया लिमिटेड, बस उन्हीं 10 क्वेश्चन के लिए। और मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए हम आपको कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल में जो एग्जाम आएगा वो क्वेश्चन आएगा वो देखा हुआ होगा, नो गारंटी एट ऑल। लेकिन हाँ, हम आप लोगों को इतना पक्का कर देंगे कि वहां पर जो क्वेश्चन आएगा भले ही पहले कभी ना देखा हो, लेकिन फिर भी आप लोग उसे सही करने की हिम्मत रखोगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। हाँ हाँ कराया हुआ है, वो याद नहीं आया उसे, कोई बात नहीं, बस ठीक है। अब तुमने इन दोनों में लगाई होगी बेरिंग, ये सोच के कि 3 और x से 2x मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, 2x और x पे लगाई ये लाने के लिए, ये दोनों लगाते तो 4x और 4x/2 2x मिलता। देखें जरा, साइन c माइनस साइन d, 2 cos ये प्लस ये/2 इंटू साइन ये माइनस ये/2 कितना आएगा, और प्लस का साइन 2x ऐसे ही रह गया। ये भी कर रखा क्लास में वैसे हमने। अब भले ही इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। साइन 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं। अब साइन एक्स यहां भी था, साइन एक्स यहां भी था, 2 साइन एक्स कॉमन लेते, यहाँ क्या बचता, कॉस 2x प्लस यहाँ कॉस सी प्लस कॉस टी लगा दो, बचा भी आ जाएगा। 2 कॉस ये प्लस ये इंटू कॉस ये माइनस ये, आ जाएगा। देख ये 2 और 2 4 बन गया, साइन एक्स ये रहा, कॉस x/2 ये रहा, और कॉस 3x/2 ये रहा। ये भी क्लास में कराया हुआ है हाल फिलहाल में ही। आपको ध्यान होगा जब ये चीज आई थी ना, तब तक हमने साइन 2x के फॉर्मूले नहीं पढ़े थे क्लास में, तो मैंने साइन 2x को बोला था आपको लिखो x प्लस एक्स, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो ये बन गया था वहां पर, फिर कॉमन लेके करा देता। एनसीईआरटी के क्वेश्चन निपट गए। अब कह सकते हैं आपको पूरी एनसीईआरटी आती है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एनसीईआरटी आती है, कह सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। हमारे सामने 2 विकल्प हैं। मैंने आपसे कहा था या तो साइन कोसाइन फॉर्मूले पढ़ लो, साथ में ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस पढ़ लो। साइन कोसाइन फॉर्मूले पढ़ लो, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है। 3.4 छोड़ी हुई है एनसीईआरटी की, 3.4 छोड़ी हुई है, चाहो तो थोड़ा बहुत उसे पढ़ लो ताकि तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या होता है। और साइन कोसाइन एनसीईआरटी जिसके पास भी होंगी, लास्ट पेज खोला जाए, लास्ट पेज बिल्कुल जहां आंसर्स हैं, जहां पे आंसर हैं बिल्कुल लास्ट में, हाँ उसके ही बाद में सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, आंसर्स के ही बाद में एक। देखो एनसीईआरटी में आंसर्स के भी लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल है, उसमें कहीं पर आपको ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई दिख रही होगी। देखो चैप्टर नंबर 3 साइन कोसाइन फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 3, 5 ऐसे लिखे हुए दिख रहे होंगे, मिल रहा है। तो ये साइन कोसाइन फॉर्मूले एनसीईआरटी में है, लेकिन लास्ट में कराते तब भी कोई नहीं है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, जो 3.4 एक्सरसाइज है, वो सिलेबस से हटी हुई है। ये है सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल मेरे हिसाब से वो मटेरियल है जो कि किताबें जिस टाइम छपी होंगी, किताबें जिस टाइम छपी होंगी उस टाइम पे ये नहीं था मटेरियल, ये टॉपिक नहीं थे एनसीईआरटी में कवर्ड। उसके और 2-3 साल बाद उन्हें लगा होगा कि कुछ हमें चीजें और ऐड करनी चाहिए चैप्टर्स में, तो वो उन्होंने एज ए बंच लास्ट में डाल दिया। कुछ स्कूल वाले कराते थे, कुछ स्कूल वाले नहीं कराते थे। जो कराते थे वो एग्जाम में डालते थे, जो नहीं कराते थे वो नहीं डालते थे। अब ये आप लोगों के ऊपर होता है, स्कूलों में तो नहीं कराएंगे आपको वो, खैर वो तो 3.4 भी नहीं कराएंगे। अब 12th में इक्वेशंस काम आएगी, तो साइन कोसाइन फॉर्मूले नहीं काम आते। 3.4 कर लेते हैं, साइन कोसाइन मत करना भले ही। अच्छा 3.4 रिड्यूस्ड सिलेबस में है, अब आपकी इच्छा है केवल 3.4 कर लें, वो जो 10-12 क्वेश्चन है, या फिर उसको भी ठीक तरीके से करा जाए, जितना एनसीईआरटी में उतना ही कर लें। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 3.4। चलिए ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन समझते हैं पहले, ये होती क्या है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्री होती है। उन इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस कहते हैं। अब ये क्या चीज है, प्रणाम जी। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये कुछ ऐसी नहीं लग रही। 2x प्लस 3y बराबर 5। देखो कुछ ऐसी नहीं है इक्वेशन ये। इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है, 1। इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसी एक्स और वाई की जगह पे क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। वेरिएबल्स कन्वर्ट हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो अब जो इक्वेशन बनी है इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें वैल्यू किसकी निकालते थे, एक्स और वाई की।
इसमें थीटा की निकालेंगे, थीटा की बस। कोई भी इक्वेशन मिलेगी तो आंसर ढूंढना पड़ेगा, और आंसर इसमें थीटा की फॉर्म में होगा। बात समझ में आई? टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या चीज होती है? जो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन इन्वॉल्विंग साइन थीटा कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज देयर वेरिएबल्स इज नोन एज या आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करने के लिए छोटे से फॉर्मूले हैं हमारे पास। क्या? अगर आपको कभी भी साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिले, साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिले, तो आप थीटा इज इक्वल टू एन पाई लिखेंगे। एन पाई, जिसमें कि एन बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर होगा एन। इसका मतलब क्या हुआ? एन की वैल्यू इंटीजर -1 -2 -3 +1 +2 +3 सब एक एक करके डालो यहां पर। पहले यहां डालना और वो थीटा पूरा यहां डालना। देखो साइन की वैल्यू हर बार 0 आ रही कि नहीं आ रही? डालो यहाँ पर साइन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो थीटा क्या हो गया? पाई। डालो यहाँ पर साइन पाई कितना होता है? मैंने बोला था साइन हमेशा इस वाले एक्सिस पे 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू डालोगे 2, मतलब एन की वैल्यू डालोगे 2, थीटा हो जाएगा 2 पाई। डालो यहाँ पर 2 पाई, साइन 2 पाई स्टिल 0, साइन 3 पाई 0, 4 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन -2 पाई 0, साइन -3 पाई 0, क्योंकि साइन हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली पे 0 होता है। जब भी ये मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, आप उसका सॉल्यूशन लिखोगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई। दीज आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस। क्यों बोला जाता है इनको जनरल सॉल्यूशन? बताओ क्यों थीटा इक्वल टू एन पाई को जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम? क्योंकि एन की फॉर्म में है ना। जनरल क्या चीज होती है? ऐसी वैल्यू जिसके अंदर एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालते रहो, करस्पॉन्डिंग आंसर आते रहें। स्पेसिफिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? केवल एक सॉल्यूशन को। जब आप एन की वैल्यू 1 डाल दोगे यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई, वो यहाँ डालोगे साइन पाई इक्वल टू 0, ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि साइन की वैल्यू केवल एक वैल्यू पे देखी हमने, पाई पे 0 हो रही है ना, तो थीटा इक्वल टू पाई इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन वही 1000 बन जाते हैं, 1000 की फॉर्म वाली। एक छोटी सी वैल्यू दिख तो एक रही है, लेकिन एन की वैल्यू अलग अलग डालते रहोगे तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी ना, आती रहेगी। इसलिए बोला जाता है इसे जनरल सॉल्यूशन। एपी में जनरल टर्म कौन सी हुआ करती थी? एनएच टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको आप एनएच टर्म बोलते थे। उस एनएच टर्म को जनरल टर्म क्यों कहते थे? क्योंकि एन की वैल्यू अलग अलग डालते रहो, ए एन की वैल्यू अलग अलग मिलती रहती थी। आई बात समझ में? जनरल टर्म किसे कहते हैं? जनरल आंसर किसे कहते हैं? समझ में आ गया? आम आंसर, यानी उसमें अलग अलग वैल्यू डालते रहो, अलग अलग आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे हम जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं। साइन थीटा मिलेगा तो ये करना है। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिल गया तो आपको थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? डालो यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर कोई सी 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है? 270। क्या कॉस की वैल्यू 270 पे 0 होती है? यस। कॉस हमेशा वर्टिकल वाले पे 0 होता है, ऊपर 90 पर भी, नीचे 270 पर भी। इसको क्या बोलते हैं हम? 2n प्लस 1 को ऑड नंबर बोलते हैं क्या? चेक करो। तो इस पूरे को पता है क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? इस पूरे को एन की वैल्यू, हाँ उससे भी आएगा, ये 0 ही आएगा। मैं कह रहा हूं इस पूरे को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ध्यान रख लोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का। सही है? जब जब थीटा ऑड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का, हिसाब लगा लो, जो ये क्वाड्रेंट होते हैं ना, क्वाड्रेंट, चेक कर लो ध्यान से। ओए एक चीज देख लो, जब जब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल होगी पाई बाई 2 की, तब तब आपका जो एंगल होगा यहां या फिर यहीं आएगा। चेक करो, एन की वैल्यू डालो, पहले 1 डाली थी 1, या पहले 0 डालो 0, एन डालो 0, बताओ थीटा कितना आ रहा है? यहां पे आ गया 90। ठीक है, एन की वैल्यू 1 डालो, यहां आ गया, एन की वैल्यू 2 डालो, फिर यहां पहुंच जाएगा वो। एन की वैल्यू 3 डालो, फिर यहां आ जाएगा, फिर 4 डालोगे, यहीं घूमता रहेगा वो, यहीं। वो बनाया इस तरीके से ना, कॉस हमेशा इस वाले एक्सिस पे 0 होता है। ये है ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का। अगर इवन मल्टीपल कहते तो क्या होता? फिर यहां पर चेंजेस 1 को हटा देते बस,
तो 2n वैल्यू इवन होती है, लेकिन फिर यहाँ डाल नहीं सकते थे क्योंकि कॉस की वैल्यू जीरो नहीं होती उसमें। फिर कॉस की वैल्यू तो इवन मल्टीपल होती है ना, यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और कॉस यहाँ पे जीरो नहीं होता, कॉस यहाँ जीरो होता है हमेशा। तो हमें जब भी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी हम ये आंसर लिखेंगे, ध्यान रखने वाली चीज है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यस ठीक है जी। अगर हमको टेन थीटा जीरो मिल गया तो क्या करेंगे, टेन को बोलते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। रुक जा रुक जा रुक जा जी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तभी होती है जब ऊपर वाली वैल्यू जीरो होती है। या नीचे वाले के जीरो होने से पूरा जीरो हो सकता है? नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा, ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा यानी, तो टेन थीटा अगर इक्वल टू जीरो मिलता है तो आप आंसर कौन सा लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई वाला, क्योंकि साइन के जीरो होने से टेन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉट थीटा इक्वल टू जीरो हुआ, आप उसे कॉस थीटा बाई क्या लिखोगे, साइन थीटा। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा जीरो होना चाहिए, कॉस ऊपर वाला। तो कॉट जीरो हुआ अगर, तो थीटा की वैल्यू फिर से आप वही लिखोगे जो कॉस में थी। तो दो ही तो ध्यान रखने हैं बस, ये तो अपने आप हो गए। अब एक चीज और, दो रह गए ना, सेक थीटा इक्वल टू जीरो एंड कोसेक थीटा इक्वल टू जीरो। सोचो ये कब जीरो होगा सेक थीटा, लो चलो दिमाग का इस्तेमाल कराते हैं, वन अपॉन सेक होता है, ऐसा लिखा जाएगा ना। अब ये पूरी वैल्यू कब जीरो कहलाएगी, जब ऊपर वाले जीरो, ऊपर तो वन है वो तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये जीरो नहीं हो सकता। अरे अकलमंदो, या अकल बंदो कहूं क्या कहूं, हमने ग्राफ पढ़े थे, पूरा लेक्चर दिया था ग्राफ को। सेक थीटा कोसेक थीटा के जब ग्राफ बनते थे वो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे निकलते थे, कभी तो इस पे आते ही नहीं थे वो। सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू जीरो होती ही नहीं कभी। सेक थीटा कोसेक थीटा -1 से +1 के बीच में आते ही नहीं है, तो इसके ऊपर रहते हैं 1 के, या -1 के नीचे रहते हैं, दोनों ही। सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और +1 के नीचे नहीं आती। आया ध्यान कुछ? नहीं तो बच्चा कुछ ऐसे लिख लेना, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, और ये जीरो तब हो सकता है ऊपर जीरो, और ऊपर जीरो होने सकता 1 है वहां पर। कोई वेरिएबल होता तब जीरो करते हो उसे, कांस्टेंट वैल्यू को जीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों जीरो नहीं होते, जीरो के लिए केवल ये चार ही मिलेंगे तुम्हें। नोट करने जाए, समझना जरूरी है, समझना इस टॉपिक को। ये केवल और केवल मैंने तब के लिए लिखे जब इक्वल टू में क्या है, जीरो। जब इनके क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना कितने आसान है। इसके क्वेश्चन कभी बड़े नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के। जो हमने अभी पढ़े कुछ चार फॉर्मूले थे, ये हमने तब के लिए पढ़े जब इक्वल में क्या था, जीरो। अब समस्या थोड़ी सी अलग है। अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिले, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्या कह रहे, हमें तो नहीं मिला कभी भी लिखा हुआ, मिला 10th में भी मिला लिखा हुआ हमको। कैसे, देखो 10th में भी आपको ये वाले क्वेश्चन थे या नहीं थे, हम इस वन को लिखते थे क्या, साइन 90 डिग्री। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म आ गई, नहीं आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म आ गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब के लिए फॉर्मूले हैं अब, या तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा हो, ये दोनों में से कोई भी हो, आंसर एक ही होता है इसका। और वो क्या, थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। खतरनाक है ना थोड़ा सा, मुझे पता है खतरनाक है। चेक करें, अब अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, अगर तुम्हें पिछली ट्रिग्नोमेट्री ध्यान है तो तुम घबराओगे नहीं जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना उससे। चलो n की वैल्यू पहले डालते हैं, जीरो इंटीजर है ना, जीरो डाल लो सारे में। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हट ही जाएगा, ये जीरो हटेगा अल्फा, थीटा की वैल्यू केवल क्या आएगी, अल्फा। थीटा की वैल्यू अल्फा डालोगे तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाएगा। वेरीफाई कर रहा है, चलो आसान था। n की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 डालो यहाँ पर, यहाँ भी और वहां भी। पता थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई माइनस अल्फा। भाई पहले n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ 1 डालेगी तो पाई, यहाँ 1 डालोगे तो ये माइनस बचेगा, यानी पाई माइनस अल्फा होगा। आप थीटा की जगह पर डालो पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा। साइन पाई माइनस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा नहीं होती क्या, चेक करो। साइन पाई माइनस अल्फा यानी साइन 180 माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू साइन अल्फा ही तो आएगी। आ गई, इक्वल नहीं आ गई, लिख के दिखा दूं क्या, आया समझ में, एन नहीं आया समझ में, आ गया। तो 2 पाई पहुंच गई सीधे। अब लो n की वैल्यू 2, जरा n की वैल्यू 2 लो, तो थीटा इक्वल टू क्या पड़ा जाएगा, लिख देता हूं, तुम सोच नहीं पा रहे, 2 पाई, और ये यहाँ 2 डालूंगा तो माइनस गैप हो जाएगा। अब
थीटा की वैल्यू डालो यहाँ पर, थीटा की वैल्यू डालो यहाँ पर, या कैसा दिखेगा, साइन 2 पाई प्लस अल्फा। सोचो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। 2 पाई पूरा घूम के फर्स्ट में आ गया, और साइन 2 पाई प्लस अल्फा इज अगेन साइन अल्फा। आ गए इक्वल, नहीं आ गए? और समझना ये पावर का क्या खेल है। ये खेल कुछ ऐसा है, आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 जब भी डालोगे, या तो ये सेकंड में ले जाएगी आपको, जैसे एन की वैल्यू 1 की लगाई ले गई थी, या फिर घुमा के कहां ले जाएगी, फर्स्ट में। 3 डाल के देख लो, 3, थीटा की वैल्यू 3 डालो, एन की वैल्यू 3 डालो। अरे 3 पाई भी तो बोल, यहाँ 3 पाई हो जाएगा, और ये यहाँ एन डलेगा तो माइनस बचेगा, यानी माइनस का अल्फा। डालो यहाँ पर थीटा की जगह पर, साइन 3 पाई माइनस अल्फा। फिर से देखो ऐसे करेंगे तो 3 पाई कहाँ पहुंचेगा, पहले यहाँ 0 से लेके यहाँ पाई आता है, यहाँ 2 पाई आता है, यहाँ 3 पाई यहाँ आ गया, अब माइनस अल्फा यानी यहाँ, फिर सेकंड में ले आया, और सेकंड में साइन की वैल्यू साइन अल्फा होती है, फिर तो आ जाएगा साइन अल्फा। चल रहा है पता फॉर्मूले का यूज। आप एन की वैल्यू बढ़ाते रहो, तो या तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, या आपको ये फर्स्ट में ले आएगा घुमा के। इस तरीके से अरेंज किया गया है बढ़िया। तो तुमने एक बात तो बताई नहीं मुझे, ये मैंने साइन और कोसेक दोनों के लिए क्यों लिखा। बिल्कुल इसे लिखोगे 1/sin थीटा 1/sin अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा वापस। दूसरा होना चाहिए हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू sec अल्फा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए जी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अब ये क्या बला है, ऐसे नहीं चलेगा पता। हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसे बार ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा पता। n की वैल्यू डालो, चलिए n की वैल्यू 1 पे बताओ थीटा कितना आ रहा है, n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, थीटा 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों चेक करें। एक बार आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू cos 2 पाई प्लस अल्फा लिखो, और एक बार 2 पाई माइनस अल्फा लिखो, बताओ दोनों बार क्या वैल्यू आएगी, cos अल्फा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो आ जाएगी cos अल्फा, नहीं आएगा ये वाला। इसको सोचो जरा, 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ है, फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू अगेन दोनों से एक ही आ रही है वैल्यू। आया समझ, प्लस माइनस का मतलब क्या है, या तो ये फोर्थ में ले जाएगा, या ये फर्स्ट में लाएगा आपको, और दोनों जगह पे cos पॉजिटिव होता है। क्या n की वैल्यू 2 के लिए बताऊं, चलो ये तो n की वैल्यू 1 के लिए था, n की वैल्यू 2 के लिए थीटा बताओ क्या बन जाएगा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, cos, एक पढ़ा जाएगा 4 पाई प्लस अल्फा, एक पढ़ा जाएगा 4 पाई माइनस अल्फा। फिर से चलो, 4 पाई प्लस अल्फा, आपको नहीं लगता फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, फर्स्ट में cos फिर पॉजिटिव, तो cos अल्फा बन जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हर बार, और ये ला रहे हैं बार बार। 4 पाई माइनस अल्फा, रिया मैडम सोच रही 4 पाई कैसे निकलेगा, क्या पता चल गया। देखो यहां से लेके यहां तक पूरा घूमने पे 2 पाई होता है, एक और बार घूम जाओ तो 4 पाई हो जाएगा, और माइनस अल्फा यानी वापस हल्का सा यहाँ कहाँ पहुंच गए, फोर्थ में, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो cos अल्फा ही आएगा। चल गया पता है इनकी वैल्यू 1 और 2 दोनों पे। अब 3 4 भी दिखाऊंगे वेरीफाई करके, कन्फर्म है अब कि ये फॉर्मूला ठीक है, हैं? यही तो खूबी है इसकी, सॉल्व करने वाला भी तो ही होने वाला है। -1 भी देख लो, इंटीजर तो -1 भी होते हैं। n की वैल्यू, हाँ भाई जो मर्जी डालो, n की वैल्यू -1 डाल जरा, अगर n की वैल्यू आपने -1 डाली, ओके, तो थीटा की वैल्यू कैसे पढ़ोगे आप, माइनस का 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे पढ़ोगे। जब आप कॉस में पुट करोगे, एक बार माइनस का 2 पाई प्लस अल्फा लोगे, और एक बार माइनस का 2 पाई माइनस का अल्फा लोगे। सब सहमत है यहाँ तक, ठीक है जी। अब बताओ कॉस में पहले माइनस कॉमन लो एक एंगल, क्योंकि -2 पाई प्लस अल्फा कुछ नहीं होता। आप इसका माइनस कॉमन लोगे, ऐसे पढ़ा जाएगा, कुछ और पढ़ा जाएगा, देखो माइनस कॉमन लेके अंदर रहेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और फिर कॉस 2 पाई माइनस अल्फा, तो यही बन जाएगा, यहाँ कहीं था, ये रहा कॉस अल्फा, जाना है यहाँ देखो। आप इसका फिर माइनस कॉमन लो एंगल का, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बन के कॉस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, कॉस 2 पाई प्लस अल्फा, फिर वो फर्स्ट पे चला जाएगा, तो माइनस ले लो। ऐसे माइनस लोगे तो बस तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कॉस माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी पहले।
हो रहा है वेरीफाई? अब 1 लाख के लिए पार्ट तो अपने आप कर लियो, मेरे पास तो है नहीं साहब। थर्ड रह गया बस एक, कौन सा? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। सही है जी। देखो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसको वेरीफाई तुम खुद करो, एन की वैल्यू कॉपी में लेके अपनी, एन की वैल्यू 1 2 3 4 लो, थीटा ढूंढो, यहाँ डालो, देखो टेन अल्फा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। या आपको बार बार कहाँ ले जाएगा, या तो थर्ड में या फर्स्ट में। पाई डालोगे, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आपको थर्ड में ले जा रहा होगा, एन की वैल्यू 2 डाल दोगे तो घुमा के फर्स्ट में ले जाएगा। फिर क्या ऐसा मान सकते हैं? क्या आपको समझ में आ गए सारे फॉर्मूले? अब क्वेश्चन पे आते हैं कुछ, देखते हैं ना यूज कैसे करना है। मान लिया हमें 4 साइन 3 थीटा बराबर 0 मिल गया लिखा हुआ, और इसके साथ में होता क्या लिखा होगा? सॉल्व। बस सॉल्व का मतलब, सॉल्व का मतलब थीटा की वैल्यू ढूंढो, जो भी वेरिएबल है वो ढूंढो। जब लीनियर इक्वेशन में सॉल्व लिखा आता था तो एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी, इसमें जो वेरिएबल थीटा है तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब साइन में इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 वाले फॉर्मूले पे आ जाओ बस, शुरू के जो थे। फोर्थ जाके पहले 0 बन जाएगा। कैसे लिखा जाएगा इसे? साइन 3 थीटा बराबर 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती थी? एन पाई पे। जरा देखो फॉर्मूलों पे, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो मैंने थीटा इक्वल टू एन पाई लिखा होगा। जो साइन का एंगल था वो इक्वल टू एन पाई, यहां पर एंगल क्या है? 3 थीटा, तो मैं वही लिखूंगा ना इस बार। वहां पे साइन थीटा था इसलिए थीटा इक्वल टू एन पाई लिखा था, यहाँ पे साइन क्या है? 3 थीटा, इसलिए 3 थीटा इक्वल टू एन पाई लिखा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, और साथ में लास्ट में ये और लिख देना बस, एन बिलोंग्स टू जेड। जनरल सॉल्यूशन, अगर आपसे कहा जाए 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 और लिखा है अगेन सॉल्व, तो क्या इसमें भी आप इक्वल टू 0 वाले लगाओगे फॉर्मूले? नहीं, जब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा ना। अभी पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है 1 को इधर भेजना। तो कैसा लिखा जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? cos। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म बनी? क्या ये इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है? नहीं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाली फॉर्म आ गई, नहीं आ गई जो पढ़ रहे थे। अब उसमें थीटा इक्वल टू क्या था आंसर? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपको क्वेश्चन को फॉर्म तक लेके जाना है, अब बस आंसर लिखना है। अगर ये होता तो पहले 4 को उधर भेज दें, 4 tan थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा इक्वल टू 1। कहाँ पे होते tan की वैल्यू 1? 45 पे है ना। अब tan थीटा इक्वल टू अल्फा वाली फॉर्म आ गई जो भी पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। आसान है तो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए बस। अभी तक हमने सारे वो क्वेश्चन करे जो प्लस में थे, अब एक आधा माइनस वाला भी देख लें। लो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, सबसे पहला काम बताओ, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर जो यहाँ प्लस का होता तो हम साइन 30 लिख के छोड़ देते, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म हो जाती वो। अब हमें सोचना पड़ेगा माइनस में कहाँ लिखें। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड में होती है या फोर्थ में होती है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से मैच करना चाहते हो आंसर, तो एनसीईआरटी ने तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखे हुए हैं। अगर आपको आर डी शर्मा से मैच करने हैं तो आर डी ने फोर्थ में लिखा हुआ आंसर। दोनों सही है, लेकिन स्कूल वाले सब एनसीईआरटी को मानते हैं। लिखो थर्ड में कैसे लिखते थे उसे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या लिखेंगे इसे थर्ड के लिए? पाई प्लस पाई बाई 30 पे होती है वैल्यू ये, और थर्ड में 30 कैसे लिखते हैं? 180 प्लस 30 करके। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? साइन, है ना। अब आंसर बताओ क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म आ गई है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड जरूर लिखना। अगर माइनस में मिले तो थर्ड में लिख सकते हो आप, फोर्थ में भी गलत नहीं होगा। फोर्थ में कैसे लिखते हैं इस एंगल को आप? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई बाई 3 क्यों? 3 पाई बाई 2 लिखते हैं फोर्थ में।
3π/2 लिखने में तुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है? ये बाहर वाला साइन कॉस बन जाता है। भूल गए इतनी जल्दी? मैंने बोला था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमेशा आपको पाई प्लस थीटा याद रखना है। फोर्थ के लिए क्या याद रखना है? ऐसे ही 2π माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लिखो फोर्थ में। तो अगर इसी क्वेश्चन को फोर्थ से करते, देखें जरा, इसी क्वेश्चन को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना होता तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 ठीक है। फोर्थ में लिखो इसे, चलो तो फोर्थ में क्या लिखते हैं? 2π माइनस थीटा वाली फॉर्म, यानी 2π माइनस पाई बाई, मैडम थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई प्लस थीटा से। और थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती होगी, 30 पे होती है, इसलिए पाई प्लस 30। ऐसे फोर्थ में हम कोई भी एंगल फोर्थ में लिखना चाहते हैं तो हम 2π माइनस थीटा लिखते हैं। और वो थीटा क्या होता है? थीटा वही होता है जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती होगी, साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, तो वही 30। तो ये कितना बन गया? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 12π माइनस पाई 11π/6। तो आंसर क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 1/(11π/6) एंड बिलोंग्स टू z। थर्ड में लिखते तो एंगल ऐसा दिखता, फोर्थ में लिखेंगे तो एंगल ऐसा दिखेगा। दोनों सही हैं। तो हमें प्लस वाले भी लिखने आ गए, माइनस वाले भी आ गए। ये हम किस तरह के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं बताओगे? इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? कौन से सॉल्यूशन है ये? तो जोर से बोल। क्या ये पर्टिकुलर है? नहीं, ये जनरल सॉल्यूशन है। एन की फॉर्म वाले पर्टिकुलर कैसे हो सकते हैं? एन की फॉर्म में जब भी आएंगे वो जनरल सॉल्यूशन होंगे। सारे जनरल सॉल्यूशन चल रहे हैं, एन की फॉर्म में जनरली आते हैं हमेशा। और जनरल ढूंढने का फायदा, आप एन की वैल्यू पुट कर लो, अलग अलग क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, वैल्यू सेम आएगी बार बार, ठीक है। इनका इस्तेमाल आपको दिखेगा 12th में, 11th में तो दिखेगा नहीं, 11th में तो हट गया है। फिजिक्स में हो सकता है कहीं दिख जाए, मैथ भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लेकिन 12th में बहुत जगह दिखेगा। जब ऐसा आंसर, जब जब 12th में पहुंचोगे ना, 12th में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप यहां पहुंच गए, आप मान लो, तो आप साइन थीटा की वैल्यू -1/2, आप केवल थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ये साइन 11π/6 लिख के नहीं आओगे, आपको आंसर ये लिख के आना पड़ेगा वहां पर, तो नंबर मिलेगा। थीटा इक्वल टू 11π/6 लिख के आओगे, आंसर नहीं मिलेगा। थीटा इक्वल टू 11π/6 का मतलब क्या हुआ? आपने केवल एक आंसर दिया, उसे बोला जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपसे थीटा की वैल्यू पूछी गई होगी ना, तो वो ये जानना चाह रहा होगा थीटा की वैल्यू। अभी चलेगा पता, 12th में 11th में कभी आएंगे ना बीच में चैप्टर के किसी के, तब चलेगा पता। चलिए अब क्वेश्चन देखें। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड मैंने कहा था 10th क्लास में हटाया हुआ है, 11th में भी इस्तेमाल होगा, देखना वो, और 12th में भी इस्तेमाल होगा। साइन 2x, हाँ, साइन 4x साइन 6x बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। और यहां पर ना छोटा सा लिखा होगा सॉल्व। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, मुझे एक चीज सोच के बताओ, जब क्वेश्चन ऐसा आया करता था ना अब तक, पिछले कुछ सालों में ऐसा लिखा हुआ, सारे बच्चे लग जाते थे यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी लगा के 0 लाने में लग जाया करते थे। क्या 0 आता? क्यों? क्या 0 आता? क्यों ना आता? क्योंकि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन ही नहीं होते थे, इसे देखते नहीं थे बच्चे सॉल्व को। भाई यहाँ प्रूव दैट लिखा होता तभी तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी लगाने पे 0 आते। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे ही नहीं, ये तो थे सॉल्व वाले। बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से होते हैं? प्रूव दैट वाले। तो बच्चे दिखा, अरे वाह, इतने साइन सी माइनस साइन डी लगाओ फॉर्मूला, लगे पड़े लाने में, लगे पड़े, 0 आ ही नहीं रहा, 0 आ ही नहीं रहा। तो भाई 0 क्यों आएगा? यहाँ पे प्रूव दैट लिखा है, प्रूव दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सॉल्व, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बताओ, आप पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाना चाहोगे या साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं, चलो लो फिर, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन ये प्लस ये बाई 2 यानी इंटू कॉस ये माइनस ये कितना आएगा? 2x माइनस का साइन 4x बराबर 0। अब होना क्या चाहिए था? कुछ कॉमन आना चाहिए था, और आ भी रहा है साइन 4x। तो साइन 4x कॉमन ले लें, बचा क्या? 2 cos। बोलो कोई समस्या? अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, क्या मतलब इस बात का? एक बार साइन 4x को 0 और एक बार 2 cos 2x - 1 को 0।
अब ये वो क्वेश्चन बन गए जो हम इतनी देर से कर रहे हैं दोनों। ये थोड़ी पढ़ रहे थे अभी हम ये पढ़ रहे हैं। बताओ साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जब 4x इज इक्वल टू क्या होता है? एन पाई। जो एंगल है यहाँ पर वो इक्वल टू एन पाई। तो x इज इक्वल टू क्या आया? एन पाई बाई 4, लेकिन n बिलोंग टू z जरूर लिखेंगे। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। यहाँ पे आते हैं, इसे कैसे करेंगे बताओ? पहले 1, फिर cos 2x इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? cos 60। अब ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाली फॉर्म आ गई, सिंपल फॉर्मूला, वही बताया हमको। लेकिन यहाँ पे 2x से ध्यान रखना, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। लेकिन एक बात ध्यान रखो, n का इस्तेमाल यहाँ कर लिया हमने, n का, तो यहाँ n मत करना, आप m कर लो। 2x इक्वल टू, ठीक है, m बिलोंग्स टू z। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर x का आएगा। तो 2 को भेजें डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? जब 2 इसके नीचे आएगा तो m पाई प्लस माइनस इसके नीचे भी आएगा तो पाई बाई। तो एक आंसर है ये और एक आंसर है ये दो आंसर हैं। अब चला पता तुम्हें क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा? वहां क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, मिलता आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। फिर ये वाला हिस्सा हमने खूब कर ली प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस हमने खूब कर ली। हम लोग अगले टाइम से चैप्टर नंबर 4 शुरू कर देंगे, पीएमआई। एक क्लास देंगे उस चैप्टर को, बस वो भी रिड्यूस सिलेबस है ना, चैप्टर नंबर 4 भी सिलेबस से हटा हुआ है, तो हम एक क्लास देंगे पूरी उसके लिए। मैं क्वेश्चन सिखा दूंगा करते कैसे हैं, बस भविष्य के लिए कभी आ जाए तो पीएमआई का यूज कैसे करा जाता है, एक क्लास देंगे। 3.4 का 7 देखते हैं भाई। हाँ, साइन 2x प्लस कॉस एक्स 0 कैसे करेंगे बताओ? क्या कहती है आपकी बुद्धि इसमें? भाई साहब प्लस में नहीं होता कि एक बार ये 0 और एक बार ये 0, मल्टीप्लाई में होता है। साइन 2x का मामला खोल दिया। अब क्या कॉमन है यहाँ पर? बचा 2 कॉस एक्स। अब करेंगे, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार क्या, अच्छा यहाँ पर जब cos x इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर एक बार 2 sin x प्लस 1 भी 0 कर लिया। अब cos की वैल्यू 0 कब मिलती थी? x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, याद आया कुछ? यहाँ से क्या लिखेंगे? sin x इक्वल टू क्या आएगा? अब sin की वैल्यू हाफ अभी थोड़ी देर पहले करी थी हमने, पाई प्लस पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट अभी तो कहा था। दो तरीके दिखाए थे मैंने। तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। और साइन वाले में था m पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर m 7 पाई बाई 6 m बिलोंग्स टू z। तो एक आंसर तो हो गया ये वाला और एक आंसर हो गया हमारा ये वाला। सारी ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान से देखो, तो यहां पर सारी ट्रिग्नोमेट्री वह जो अब तक पढ़ी थी। जब इस हिस्से पे आ जाए तो थोड़ा सा काम इस बार वाला है, वरना आधे से ज्यादा काम तो पिछला है सारा। यहाँ पे तो हमें जो आप पढ़ा है वो फॉर्मूला लगाने वाला काम पढ़ा है बस हमने। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन में जो दो पार्ट्स हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हैं। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है वहां पर? 10x इक्वल टू √3। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन सुन लो क्या है। क्या आपको लगता है चार क्वाड्रेंट में 10 दो जगह पे पॉजिटिव होता है? कहाँ कहाँ? फर्स्ट और थर्ड। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही है, दो सॉल्यूशन। तो एक बार तो क्या लिखा जाएगा? 10x इज इक्वल टू 10 क्या 1060। तो x की वैल्यू एक तो आ गई क्या? अब जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछे उसने, जो आप यहाँ पे 10x इक्वल टू 10 पाई वाली लंबी n की फॉर्म वाली लिखो ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो दो आंसर आएंगे केवल, वो भी n की फॉर्म में नहीं आएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। एक तो ये हो गया। और आपने कहा थर्ड में भी होता है। थर्ड में कैसे लिखेंगे? 10x इज इक्वल टू 10 कैसे लिखते हैं? पाई प्लस, रिया मैडम थर्ड में कैसे लिखते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में आप इस जगह पे कैसे पहुंचोगे? पहले यहां तक आओगे पाई तक, अब प्लस थीटा नहीं कर दोगे? तो थर्ड में पाई प्लस थीटा, यही वाला जो यहाँ लिखा हुआ था हमने। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, दो हैं देखो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब एक जरा माइनस वाला बोलियो, cot x इज इक्वल टू माइनस का √3। अब फिर सोचो, क्यों भाई? सोचो cot की वैल्यू माइनस में कहाँ कहाँ होती है? फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और फोर्थ में लिखना पड़ेगा। पहले सेकंड में तरीका कहते हैं मैडम, रिया मैडम सोचो, पाई बाई 2 प्लस थीटा से पहुंच सकते हैं।
पाई बाय 2 प्लस थीटा से, लेकिन पाई बाय 2 होता है ना, यहाँ पर पाई बाय 2 लगाएंगे कहाँ के, यहाँ पर, तो ये tan को कॉट बनाना पड़ता है फिर हमको, इसलिए हम किसी भी कोऑर्डिनेट में पहुंचने के लिए बाई 2 का यूज नहीं करते, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इनका यूज करते हैं बस। तो बताओ पाई का यूज करके यहाँ पे कैसे पहुंचोगे आप? इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आप शुरुआत यहाँ से करोगे, तो यहाँ पे कैसे कैसे पहुंचोगे, क्या क्या जोड़ जोड़ के पहुंचोगे या फिर कुछ घटा के पहुंचोगे कैसे यहाँ तक, इसको कंपेयर करो ना। देखो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा मैंने, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मैंने क्या लिखा, पाई मतलब कहां तक पहुंचा, पहले मैं 180 तक आया और फिर मैंने 30 जोड़ दिया तो थर्ड में पहुंच गया। ऐसे सेकंड में करने के लिए पाई का यूज करूंगा, कैसे पहुंचूंगा सेकंड में, बताओ मुझे पाई का ही यूज करना है, तो सेकंड में कैसे पहुंचूंगा, पहले पाई पे आओ, फिर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस करोगे माइनस करोगे, पहले आप यहां तक आए, अब सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर हाँ भाई सेकंड में कॉट में कहा होती है वैल्यू, ये वाली 30 पे, ये वाली 30 पे, और सेकंड में पहुंचने के लिए पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये तो क्या सेकंड। अब कॉट तो नेगेटिव फोर्थ में भी होता है, फोर्थ में भी लिखो, कैसे लिखते थे, फोर्थ ये बताएगी फिर से, बताओ मैडम फोर्थ में कैसे पहुंचोगे आप, उसके हिसाब से बताओ, क्या पाई का यूज करके पहुंचोगे फोर्थ में, पाई का यूज करके आप इन दोनों में पहुंच सकते हो बस, ऐसे पाई या तो ऐसे जाओगे या पाई और ऐसे जाओगे बस। तो यहां पर आने के लिए कहां तक क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने क्या कहा, क्या क्या यूज करना है हमको, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई बस, तो पाई का यूज करके तो आप इन दोनों में आ सकते हो बस। तो यहां आने के लिए आप पहले पूरा घुमाओगे 2 पाई तक, अब फिर कर दोगे हल्का सा माइनस, ठीक है। तो कैसे लिखोगे भाई, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट यही वाला एंगल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है 12 पाई माइनस पाई, यानी तो ये दोनों है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने सीख लिए, फॉर्मूले हैं उसके तो बकायदा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के कोई फॉर्मूले नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए क्या है, कॉमन सेंस जो पढ़ा हुआ है सारा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव है, तो दो जगह कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, अगर वो नेगेटिव है तो दो जगह कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, वो वैल्यू चाहिए होती है उसे बस। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म। जरा किसी को पता है डेट शुरू कब हुई थी, वही कॉपी चल रही हो अगर, तो किसी की पहली ही कॉपी चल रही हो ट्रिग्नोमेट्री की तो डेट देख लो जरा, 13 से 13 से हो रखा, 13 से, और आज क्या है 12, 18 से हुआ था 13 से हुआ था, 13 से हुआ था, आज है 12 तारीख, एक महीना लगभग पूरा हो गया। अब उम्मीद लगा लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको सही तरीके से करा दी गई है, इतनी डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री कभी दोबारा नहीं मिलेगी पढ़ने को, लेकिन इस्तेमाल हर जगह होगी पूरी जिंदगी में, जब जब फिजिक्स और मैथ के टच में रहोगे ना तब तब ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। ओके, अब अगले टाइम से हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर ही चुके हैं। टेस्ट बोल दो मुझे किस दिन लेना है, और चैप्टर 4 शुरू करेंगे परसों से, संडे को नहीं, सैटरडे को क्लास होती है हमारी, फ्राइडे को होती है, तो फ्राइडे को ले लेते हैं टेस्ट, हैं तो परसों ले लें टेस्ट, काम करते हैं परसों लेते हैं टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट होगा और हैंड टू हैंड कॉपी चेक करेंगे, बाद का चक्कर नहीं। आज के लिए काफी है, परसों मिलेंगे टेस्ट के लिए।